हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य, जिससे लगातार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का 15वां टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। हमने इससे पहले पढ़ा था कि मगध राज्य के उत्कर्ष में अंतिम वंश कौन सा वंश था? तो नंद वंश था। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। और उनके अंतिम शासक कौन थे? तो वो घनानंद थे। घनानंद के बाद ही मौर्य वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और यही इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। तो जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल वृषल शब्द से तात्पर्य यह है कि यह निम्न कुल से उत्पन्न हुए थे। का प्रयोग किसने किया था? तो विशाखादत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिनका उपनाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। तो घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। और क्यों हराया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने बड़ी सभा में चाणक्य को बेइज्जत किया था, जिसके दौरान इन्होंने कहा था एक दिन तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से उसके साम्राज्य को नष्ट करवाया था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है और अर्थशास्त्र का पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है और ये किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग हैं स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। तो कौटिल्य ने जो है अपने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उनके अनुसार जो है राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। स्वामी अर्थात जो वहां का शासन करता था, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र, इसे ही सप्तांग कहते हैं। तो अर्थशास्त्र ने जिस राज्य की प्रकृति का वर्णन किया उसे ही सप्तांग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर कब बैठते हैं? वो 322 ईसा पूर्व में बैठते हैं। और चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने जो है भद्रबाहु से दीक्षा ली थी जैन धर्म की। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इन्होंने किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के सेनापति थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। तो जो है कॉर्नेलिया की शादी किसने करवाई थी चंद्रगुप्त से? तो इनके पिता सेल्यूकस निकेटर ने करवाई थी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए गए। तो राजा इस समय में होता क्या था? तो राजा जब किसी व्यक्ति से युद्ध करते थे, अगर वो हार जाता था तो उनको संधि करना पड़ता था। उसी तरह जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उन्होंने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह तो इनसे करवा दिया। और इन्होंने जो है संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने यह दीक्षा किससे ली थी? तो गुरु भद्रबाहु से ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और ये रहते कहाँ थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। तो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। ये वर्णन करते हैं क्या कि जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो वहाँ पे जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं।
कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्रा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। इन्होंने यह वर्णन किया है कि पाटलिपुत्रा जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, वो 2-3 मंजिले के होते थे और वो जो है काठ या लकड़ी के बनाए गए थे। राजा का महल स्वयं काठ का बनाया था और उस पर पत्थर का नक्काशी किया जाता था। ये सब वर्णन किसने किया है? तो ये सारा मेगास्थनीज ने बताया है। गुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपिनियास ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया? तो एपिनियास ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क कहते हैं क्या कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। तो ये उपवास कर क्या रहे थे? ये जैन धर्म की जो है संलेखना विधि के द्वारा जो मृत्यु को अपनाया जाता है, इस विधि के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है। तो उनमें उपवास करना पड़ता है पहले, तो इसी विधि से इन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। हमने यह पढ़ा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 298 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो श्रवणबेलगोला में हुई। तो संलेखना विधि के दौरान इनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद कौन आया? तो बिंदुसार आया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। तो उत्तराधिकारी होते कौन थे? तो इन्हीं के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे औमित्रघात के नाम से जाना जाता है। औमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को जो हम लोग औमित्रघात के नाम से जानते हैं। औमित्रघात मतलब शत्रु का विनाशक। इन्होंने बहुत सारे अपने शत्रुओं का विनाश किया होगा जिसके कारण इनको औमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार औजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार किस संप्रदाय से? तो ये बौद्ध धर्म के औजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। औजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल ने की। तो पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। स्ट्रोबे के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। हम लोगों ने पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वहीं स्ट्रोबे बताते हैं कि सीरियन नरेश जो थे एंटियोकस इन्होंने जो है बिंदुसार के दरबार में अपना डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो डायमेकस को जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में जो है बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और वहीं वायु पुराण में बिंदुसार को जो है भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित थी में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद जो इन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। किस युद्ध को दबाने के लिए? तो तक्षशिला में हुई युद्ध को दबाने के लिए। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो किनसे इन्होंने प्रार्थना की थी? तो सीरिया नरेश जो थे एंटियोकस प्रथम उनसे की थी। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है तो बौद्ध विद्वान तारनाथ ने। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। जिसका प्रधान कौन था? तो खल्लाटक था। हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था और वो जो है सबसे महान सम्राट के रूप में उभर कर आए थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यदान के अनुसार पता चलता है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापथ मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। कलिंग की कहाँ थी? तो तोसली थी। दक्षिणापथ की कहाँ थी? तो शूर्णगिरी थी। प्रासी का कहाँ था जिसे पूर्वी प्रांत के नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्रा थी।
उत्तरापद का कहाँ था? तो तक्षशिला था। अवंती का कहाँ था? तो उज्जैनी था। कलिंग का तोसली था। दक्षिणापद का स्वर्णगिरी था और प्रासी का पाटलिपुत्र था। पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। और अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो किस किस में अशोक का नाम अशोक वर्णित किया गया? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगोलम के लेखों में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के इतिहास के बारे में हमें अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए थे उनसे ही मिलता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख क्या था? तो शिलालेख जो है पत्थर पे लिखे जाते थे। स्तंभ लेख ये जो है किसी एक ही लेखक के द्वारा एक ही विषय पर लिखे जाते थे, तो इसको स्तंभ लेख कहते थे। और गुहालेख क्या है? तो गुहालेख में जो है दीवारों या द्वार पे जो है लिखे जाते थे, उसको गुहालेख कहते थे। D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार जो हैं उन्होंने अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास जो अभिलेखों के माध्यम से ही किया। कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसे रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रनियो अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है। तो ये गगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? तो भ्रावु अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोकवर्धन के नाम से इनका वर्णन किया गया है। देवनामपीय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। तो देवनामपीय प्रियदर्शी जो है वो अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? तो 8 वर्ष बाद। किस ईसा पूर्व में? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और राजधानी तोसली थी उस पर अधिकार कर लिया। इसका वर्णन जो है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है युद्ध की नीति को त्याग दिया था। पीलिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडोल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डायनिशियस नाम एक राजदूत भेजा था। पीलिनी का कथन है कि मिस्र का राजा जो था फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है, ने पाटलिपुत्र में डायनिशियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो ये किसने भेजा था? तो फिलाडेल्फस ने भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जहाँ जहाँ भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी, वहीं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कहा जाता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद पता चलता है कलहन की राजतरंगिणी से कि अशोक जो है शैव धर्म के उपासक थे तथा निग्रोध के प्रवचन सुनकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया। वहीं 10वें वर्ष में यह बौद्ध गया जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ की यात्रा की। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शिलालेखों का स्थान, संबंधित राज्य। राजगढ़ी शिलालेख का संबंध किस राज्य से? तो पाकिस्तान के पेशावर राज्य से इसका संबंध है। मनसेहरा शिलालेख का संबंध जो है पाकिस्तान के हजारा राज्य से है। कालसी शिलालेख का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। गिरनार शिलालेख का संबंध गुजरात से है। धौली व जौगड़ शिलालेख का संबंध ओडिशा राज्य से है। गुडी, राजूल और मडगिरी शिलालेख का संबंध आंध्र प्रदेश से है। सोपारा शिलालेख का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। रूपनाथ तथा गुर्जरा शिलालेख का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। सासाराम शिलालेख का संबंध बिहार से है। भ्रभु, जिसे बैराट के नाम से भी जाना जाता है, इस शिलालेख का संबंध जो है राजस्थान से है। वहीं मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालकी गुंडू, इन सब शिलालेख का संबंध जो है कर्नाटका से है। अहरोड़ा शिलालेख का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो इनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, किस शिलालेख का संबंध किस राज्य से है?
सहबाज गढ़ी का संबंध पेशावर से है, मनसेहरा का हजारा से है, कालसी का उत्तराखंड से है, गिरनार शिलालेख का संबंध गुजरात से है, धौली व जौगढ़ का उड़ीसा से है, एरगुडी, राजूल और मंडगिरी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, सोपारा का महाराष्ट्र से है, रूपनाथ तथा गुर्जरा का मध्य प्रदेश से है, वहीं सासाराम का संबंध बिहार से है, भृगु या वैराट शिलालेख का संबंध राजस्थान से है, मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जाटिंग, रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालिकुगुंडू इन सब का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से, वहीं अरोड़ा शिलालेख का संबंध यूपी से है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भ्राभु स्तंभ लेख में ही है जो अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। तो वो कौन से स्तंभ लेख थे? तो वो भ्राभु स्तंभ लेख थे, और वो है कहाँ पे स्थित? तो वो राजस्थान में स्थित है। अरोड़ा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरोड़ा स्तंभ लेख में बताया गया है कि अशोक जो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वहीं ये स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। वहीं जो हनुमानदेही अभिलेख और फिर निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक का आस्था जो है बौद्ध धर्म में था, और जबकि बताता है कौन सा, तो वो बताते हैं अरोड़ा लेख में। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, इससे जो है लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा याद रखने का भी कोशिश करेंगे। शिलालेख और उनसे संबंधित विषय। पहला शिलालेख में जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख था इसमें पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तो पहले में पशु बलि की निंदा है और दूसरे में यह बताया गया है कि मनुष्य और पशु दोनों को जो है चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए। तीसरे शिलालेख में बताया गया है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। ये तीसरे शिलालेख में बताया है। चौथा शिलालेख में इसमें भैरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना की गई। तो किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना की गई? तो चौथे शिलालेख में। पांचवा शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। तो किस शिलालेख से हमें धर्म महामात्रों की जानकारी मिलती है? तो वो पांचवें शिलालेख से। छठा शिलालेख में इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो हमेशा प्रजा के हित में काम करेंगे। 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई। तो धम्म की व्याख्या किसमें की गई है? तो 11वें शिलालेख में। वहीं धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में की गई थी? वो 5वें शिलालेख में की गई थी। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो हुआ कब था? तो कलिंग युद्ध जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जहां अशोक ने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। तो अशोक ने जो है आजीविकों को रहने के लिए किस पहाड़ी को काट करके जो गुफा का निर्माण कराया था? तो वो बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया था। तो कितने गुफाओं का निर्माण इन्होंने करवाया था इस पहाड़ी को काट के? तो 4 गुफाओं का निर्माण कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी प्रदान की। जहां ने आजीवक को जो है बराबर की पहाड़ियों में गुफा प्रदान किया, वहीं इनके पुत्र दशरथ ने जो है नागार्जुन गुफा प्रदान की थी आजीविकों को रहने हेतु। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो किस स्तंभ लेख में जो है अशोक ने आजीविकों का उल्लेख किया? तो वो 7वें स्तंभ लेख में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों से पता चलता है कि अशोक के द्वारा जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। तो भारत में जो है शिलालेख का प्रचलन किसने किया? तो अशोक ने किया। शिलालेख होता क्या था? तो पत्थर पे जो लेख लिखे जाते थे उसी को शिलालेख कहते थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अफगानिस्तान से।
खरोष्टी लिपि का अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा जो पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो खरोष्टी लिपि का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सहवाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त हुआ जो पाकिस्तान में थे। और शेष भारत में जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो है अशोक के द्वारा किस लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो वो ब्राह्मी लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ: मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज जो है राजपुत्र होता था अर्थात राजा का पुत्र होता था, दीवारिक राजकीय द्वार रक्षक होते थे, अंतर्वेदिक जो है अंतःपुर के अध्यक्ष होते थे, समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था, निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष कहा जाता था, प्रदेष्टिक कमिश्नर होते थे, पौर नगर का कोतवाल होता था, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होते थे, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष को नायक कहा जाता था, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक कहे जाते थे, मंत्री परिषद अर्थात अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक एवं अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करने वाला। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख तथा तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पादरेटी फैनथेलर ने की थी। इसकी संख्या टोटल कितनी है? तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को हुई। के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और ये जो है 6 अलग अलग स्थानों से भारत में प्राप्त हुए हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन अकबर के द्वारा जो इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। जहाँ प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में लाया गया था, वहीं दिल्ली टोपरा का अभिलेख जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली लाया गया। चौथा है हमारा रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कार्लायल ने की थी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। पांचवा है लोरिया अरेराज। ये भी जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। छठा स्तंभ लेख में है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया अरेराज कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तथा लोरिया नंदनगढ़ ये भी जो है बिहार में चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो बिहार में कितने स्तंभ लेख स्थित हैं? तो रामपुरवा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ ये सब जो है बिहार के चंपारण जिले में ही स्थित है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो किसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। तो अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुमनदेई है। सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो वो रुमनदेई का है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। तो रुमनदेई स्तंभ लेख से ही पता चलता है कि अशोक जो है अपने धम्म यात्रा के दौरान राजस्व घटा करके जो है 1/8 कर दिए। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर अर्थात बलि को माफ कर दिया गया। महास्थान। बांग्लादेश के महास्थान से प्राप्त सहगोड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण है। महास्थान। बांग्लादेश के महास्थान से प्राप्त सोगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो सारेकुना अभिलेख किस भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। वर्तमान समय में क्या होता है, किसी भी नेता को बिना उसके चरित्र को देखे टिकट मिल जाता है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के टाइम पे क्या था,
जब भी किसी मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति होती थी तो उसके लिए जो है उसके चरित्र को जांचा परखा जाता था और इस विधि को क्या कहा जाता था, इसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। सम्राट अकेले किसी कार्य को तो कर नहीं सकता था और हर एक विभाग को वो अकेले संभाल भी नहीं सकता था, तो इसके लिए उन्होंने मंत्री परिषद की स्थापना की थी। सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, तो 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। शास्त्र में जो है सबसे सर्वोच्च अधिकारी के रूप में किसके बारे में बताया गया, तो महामात्र के बारे में। और महामात्र क्या करते थे, तो ये धर्म के बारे में उपदेश देते थे। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था और महामात्र की संख्या कितनी थी, तो 18 थी। और वहीं जासूस को क्या कहा जाता था, तो जासूस को चर कहा जाता था। चर अर्थात घूम घूम के पता करने वाला, जिसको जासूस कहते थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो प्रांतों को कहते क्या थे, तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। तो प्रांत के जो शासकों की नियुक्ति होती थी तो उनको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कह के संबोधित किया जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। तो प्रांतों का भी विभाजन किया गया था, तो वो किस रूप में किया गया था, विषय के रूप में किया गया था। और यहाँ का जो शासन का नेतृत्व करते थे तो उसे विषयपति कहा जाता था। विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। तो प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था, तो विषय में किया गया था। और ये होते किसके अधीन थे, तो ये विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो इसको में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासकों में जो है सबसे छोटा कौन था, तो वो गोप था। और वो कितने ग्रामों को संभालता था, तो वो 10 ग्रामों को संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बताते हैं कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था और यह मंडल जो है 6 उप समितियों में विभाजित थी। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, तो 5 सदस्य होते थे। इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाता है, तो इसे याद रखेंगे। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य, समिति और कार्य ये भी पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। प्रथम समिति के अधीन कौन से कार्य देखे जाते थे, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति के अंतर्गत विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति के अंतर्गत जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति के अंतर्गत कौन से कार्य देखे जाते थे, तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्टम समिति के अंतर्गत कौन से कार्य देखे जाते थे, तो बिक्री कर वसूल करना। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी था। तो मेगास्थनीज के अनुसार बताया जाता है कि जिसे वर्तमान समय में हम लोग क्या कहते हैं, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार जो मार्ग निर्माण के लिए एग्रोनोमाई नामक अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक अर्थात घोड़ा सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। इसकी विवेचना किसने की है, तो जस्टिन ने की है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। जस्टिन बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को शैल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। तो कौन सी सेना कहा है, लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता है। तो युद्ध क्षेत्र में जैसे सेना का जो नेतृत्व करने वाला होता था उसको क्या कहते थे, नायक कहते थे। और वर्तमान समय उसको क्या कहते, कैप्टन। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो सेनापति होता था, वो सैन्य विभाग का होता था। पीलिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। तो हम लोगों ने मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग होता था वह किसके अधीन होता था, तो वह महामात्य सर्प के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुर पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करते थे उनको संचार कहा जाता था। और वहीं जो एक ही स्थान पर रह करके गुप्तचर का कार्य करते थे उनको संस्था कहा जाता था।
और अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो गुप्तचर को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। समिति एवं उनके कार्य, तो सैन्य समिति और उसके कार्य क्या क्या होते थे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। समिति और इनके कार्य, प्रथम समिति जो है वो जल सेना की व्यवस्था का कार्य देखती थी। द्वितीय समिति जो है यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चतुर्थ समिति अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पंचम समिति जो है गज सेना की देखरेख करती थी। वहीं षष्ठ समिति जो है रथ सेना की देखरेख करती थी। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रक कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहते थे, तो सीता भूमि कहते थे। और वहीं बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदैव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। तो द्रोण का यूज किस लिए करते थे, तो अनाज की माप के लिए करते थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। जहां इन्होंने 6 में 5 सदस्यों का वर्णन किया था, वहीं ये बताते हैं कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। तो किसने बताया है कि 7 वर्गों में भारतीय समाज विभक्त थी, तो मेगास्थनीज ने बताया है। पहला कौन सा था, दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद थे। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। जो स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति को अपनाती थी उनको क्या कहते थे, तो रूपजीवा कहते थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां गुरु के रूप में चाणक्य का, वहीं राजा के रूप में इन्होंने जो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ था। और प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना का नींव डाला इन्होंने। राम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोका राम विहार कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।